बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज जिन दो खबरों पर हम बात करेंगे उसमें एक खबर कोयटा में एक टारगेट किलिंग का वाकया है जिसमें एक सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़ाक शर जाँ बाग हुए, जबकि दूसरी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और -1 की जो सूरत हाल है और तख्त लाहौर का जो फैसला है वो क्या होगा। इसके लिए हम एक डिस्टिंग्विश पैनल एनालिस्ट का ज्वाइन करेगा जो देखेगा कि पंजाब में क्या सूरत हाल बन रही है और तख्त लाहौर की हुक्मरानी किसके पास होगी। इस स्टोरी पर हमारे साथ होंगे आमिर गौरी साहब, शौकत पराचा साहब और पीजे मीर साहब। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो क्वेटा में वाकया पेश आया एयरपोर्ट रोड पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़ाक शर जाँ बाग हुए हैं। काजिम मेंगल हमारे साथ होंगे, नियो टीवी के क्वेटा के ब्यूरो चीफ हैं। काजिम साहब, आज का वाकया कैसे देखते हैं और इब्तदाई तहकीकात में क्या बातें सामने आई हैं? देखिए, ये जो मुकामी जो पुलिस का इलाका है किली अलमों का, उनके पुलिस हुकाम से मेरी बात हुई। उनका कहना था कि अब्दुल रज़ाक शर एडवोकेट एक सुजुकी कार में हाई कोर्ट की जानिब आ रहे थे अपने ड्राइवर के साथ। तो नामालूम मुसल्लह अफराद ने उन पे जो है ना इस किली अलमों के इलाके में हमला किया और उनको 7 गोलियां लगी और इस हमले में उनका जो ड्राइवर था वो महफूज रहे। और इससे बज़ाहिर यही लगता है कि उनका जो मारने वालों का टारगेट अब्दुल रज़ाक शर एडवोकेट ही था। और जो पुलिस हुकाम है उन्होंने बताया कि उनकी दुश्मनियां थी और इब्तदाई तहकीकात के हवाले से उन्होंने इसका मुहर्रिक जाती दुश्मनी बताया है। अच्छा, ये जी। अच्छा काजिम साहब, एक जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ वफाकी हुकूमत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके हवाले से भी आपसे सवाल करना चाहूँगा। आज कोई समाअत थी हाई कोर्ट में किसी केस की जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आर्टिकल 6 की एक दरख्वास्त थी, उसमें भी फरीक थे अब्दुल रज़ाक शर साहब। देखें, ये जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान है उनके खिलाफ जो एक आईनी दरख्वास्त है वो अब्दुल रज़ाक शर एडवोकेट की जानिब से दायर की गई थी। उनकी जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर अमनुल्लाह कररानी एडवोकेट पेश होते रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर जो ये जो पिटीशन है वो के खिलाफ इस बुनियाद पर है कि उन्होंने जो कौमी असम्बली तोड़ दिया था। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि इमरान खान का जो ये इक़दाम था वो गैर आईनी था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है। तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में आज या आने वाले चंद दिनों में उसकी समाअत थी? जी बिल्कुल, ये इस पे जो है ना इब्तदाई नोटिस जारी किए गए थे। जो पिछली समाअत पे फेडरल गवर्नमेंट को और जो सूबाई हुकूमत है सब कुछ जो है ना जारी किए गए थे इस हवाले से नोटिस। ठीक है, इस पे जो है ना उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल यहाँ पेश हुए थे और डिप्टी अटॉर्नी जनरल यहाँ पेश हुए थे। ठीक हो गया काजिम साहब आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने इस वाक़े के फौरी बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तारड़ साहब वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या इल्ज़ामात आयद किए और क्या कहा, सुनिए। नाज़रीन, अता तारड़ ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नामजद करने की बात की। हमारे साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो के तर्जुमान बाबर यूसुफज़ई मौजूद हैं। बाबर, वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मामले में नामजद करने की बात की है। क्या सूबाई हुकूमत के सामने ऐसे कोई शवाहिद या ऐसी कोई चीज़ मौजूद है जिस पर वो उन्हें नामजद कर सके इस मुकदमे में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज कोयटा में जो एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो ने सुबह इसकी शदीद मजम्मत की है। आईजी पुलिस से इस वाक़े की रिपोर्ट तलब की है और आईजी पुलिस को कहा है कि इस वाक़े में मुलव्विस जो मुजरिमान हैं, जो मुल्जिमान हैं, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। सूबाई हुकूमत एक अहम टास्क समझकर इस केस की तहकीकात कर रही है। मैं आपको बताता चलूं, ये कोई मामूली नोयत का केस नहीं है, ये संगीन नोयत का केस है। अब्दुल रज़ाक शर साहब ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ एक मुकदमे में दरख्वास्त दायर की हुई थी और वो इस मुकदमे में डायरेक्ट फरीक थे। बिल्कुल ठीक है। गुज़िश्ता साल जब चेयरमैन पीटीआई ने कौमी असम्बली तहलील की थी, उस हवाले से एक सीरियस आईनी केस सुप्रीम कोर्ट में दायर है और अब्दुल रज़ाक शर साहब उसकी जो है उसमें फरीक थे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में बाबर, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो ये केस है उसके फरीक थे और इसकी पैरवी कर रहे थे। और आपको मैं बताता चलूं कि कल इस केस की समाअत थी, फरीकैन को नोटिस जारी हुए थे। आज जो वाकया पेश आया ये सूबाई हुकूमत के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जिस तरह 9 मई को हमारे मुल्क की असासों पर एक शख्स की खातिर
حملے کیے گئے, ہمارے شہداء کی بے حرمتی کی گئی, تو مجھے یہ کہتے ہوئے میری کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس میں شاید چیئرمین پاکستان تحریک انصاف یا ان کے لوگ ملوث ہو سکتے ہیں. یہ آپ کو لگتا ہے, آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں یا لوائقین کی طرف سے کوئی مطالبہ ہے, یا آپ اپنے جسے کہتے ہیں پرسپشن پہ یہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں 9 مئی کو جس طرح کے واقعات ہوئے اس کے بعد آپ کوئی بھی چیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور چونکہ یہ کیس ڈائریکٹ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تھا تو ہم اس چیز کو بالکل نظر انداز نہیں کر رہے. اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ کہیں اس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف یا ان سے ہمدردیاں رکھنے والے یا شرپسند عناصر تو ملوث نہیں ہیں. باقی جہاں تک رہی بات, معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان عطا اللہ تارڑ صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں واضح کہا ہے, میری بھی عبدالرزاق شر صاحب کے لوائقین سے بات ہوئی ہے, انہیں بھی یہ خدشہ ہے کہ اس میں اس کیس کے حوالے سے لوگ ملوث ہو سکتے ہیں. ان کے لوائقین نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو اور ان کے لوگوں کو شامل تفتیش کیا جائے. انہوں نے بلکہ یہ تک مطالبہ کیا ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے خلاف FIR درج کی جائے. تو ہم اس کو کیا یہ بابر, کیا انہوں نے صرف یہ مطالبہ کیا ہے یا وہ صوبائی حکومت کو اس پہ کوئی درخواست بھی دینے جا رہے ہیں؟ جی, ہم نے ان کے لوائقین سے بات کی اور ہم نے انہیں کہا ہے کہ آپ ہمیں تحریری درخواست دیں تاکہ ہم اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریوں کو پوری کریں. تو جیسے ہمیں درخواست ملتی ہے وہ میں آپ سے بھی شیئر کروں گا, اور لواحقین کا جو مطالبہ ہوگا اس پر ہم جا کر ان کے خلاف جو وہ درخواست میں لکھ کر دیں گے اس پر اپنی ہم قانونی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے انشاءاللہ FIR بھی کریں گے. لیکن جیسے میں نے پھر آپ کو کہا کہ صوبائی حکومت کو خدشہ ہے کہ جس طرح 9 مئی کو واقعات کیے گئے, پورے ملک میں پرتشدد واقعات کیے گئے, ہمارے ملک کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا, شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی. لیکن بابر, یہ بھی تو ایک سوال آپ کے سامنے, آپ کی حکومت کے لیے چیلنج ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, ہوا کیسے؟ دیکھیں ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم اس طرح کے واقعات کی روک تھام کریں. وزیر اعلیٰ صاحب کو جب پتہ چلا صبح, انہوں نے اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے. IG سے ہم نے رپورٹ طلب کر لی ہے. وزیر داخلہ صاحب نے IG صاحب کو کہا ہے کہ مجھے 24 گھنٹے میں اس واقعے کی رپورٹ پیش کی جائے اور اس واقعات میں جو ملوث لوگ ہیں انہیں گرفتار کیا جائے. کیا ابھی اس واقعے کی کیا بابر اس واقعے کی FIR درج ہو چکی ہے ریاست کی مدعیت میں, یا لواحقین کی درخواست کا آپ لوگ انتظار کریں گے؟ ہم ایک تو لواحقین کی درخواست کا انتظار کر رہے ہیں, دوسرا لواحقین نے کہا تھا کہ انہوں نے تدفین کا عمل کر کے وہ اس کو مکمل جو ہے نا قانونی طور پر آگے درخواست دیں گے. تو ہم لواحقین کی طرف سے درخواست کا بھی ہم انتظار کر رہے ہیں اور ان کی تدفین کا, عبدالرزاق شر صاحب کی تدفین کا عمل ہو جائے. اس کے بعد صوبائی حکومت انشاءاللہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے لواحقین جس طرح کی درخواست دیں گے, جس کو اس میں نامزد کریں گے, ان کے خلاف ہم بھرپور کارروائی کریں گے. ٹھیک ہے, شکریہ بابر یوسفزئی آپ کا, آپ ہمارے ساتھ تھے. کاظم مینگل صاحب آپ کو میں شکریہ. ناظرین لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے, بات کریں گے تخت لاہور میں کیا چل رہا ہے. مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری ہوں گے تخت لاہور پر, پاکستان مسلم لیگ نون ہوگی, یا پاکستان تحریک انصاف کے علیحدہ جو 3 دھڑے ابھی تک ہمیں نظر آ رہے ہیں, کوئی نئی کنگز پارٹی ہوگی. تخت لاہور کا جب فیصلہ ہوگا تو اس کے بعد ہی اسلام آباد میں کون تخت پہ براجمان ہوگا, اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے جس اہم خبر پر بات کی, اس کے بعد دوسرے اور تیسرے حصے میں ہم کوشش کریں گے کہ جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ملک میں ہو رہی ہیں اور خاص کر پنجاب میں ہو رہی ہیں, کیونکہ پاکستان کی پالیٹکس کا فیصلہ پنجاب کی پالیٹکس کے فیصلے کے بعد ہی ہوتا ہے, اور پاکستان کی پالیٹکس میں جو کچھ بھی ہونا ہے پنجاب سے شروع ہوگا اور پنجاب پر ہی ختم ہوگا. ان دنوں میں پنجاب میں مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری لاہور میں ڈیرے ڈال کر بیٹھے ہیں. کیا وہ پنجاب فتح کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, یا وفاق کے لیے انہیں جو نمبرز درکار ہیں اس کے لیے وہ وہاں بیٹھے ہیں, یا پھر جہانگیر ترین کا جو گروپ ہے وہ پریویل کرے گا پنجاب میں, یا پھر پاکستان مسلم لیگ نون جو اس وقت ایک بڑی جماعت ہے. چونکہ پاکستان تحریک انصاف 3 حصوں میں بظاہر ہمیں تقسیم نظر آتی ہے. باتیں -1 کی ہو رہی ہیں, کیا -1 ہو پائے گا, اور -1 اگر ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے کتنے دھڑے علیحدہ الیکشن لڑیں گے, اور اس کا فائدہ یا نقصان پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا ہوگا. اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے جس ڈسٹنگوش پینل نے مجھے جوائن کیا ہے, انتہائی سینئر لوگ میرے ساتھ ہیں. عامر غوری صاحب ایڈیٹر دی نیوز ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ. شوکت پراچا صاحب سینئر صحافی ہیں اور بڑا پولیٹیکل چیزوں پہ ان کی گہری نظر ہوتی ہے. لاہور سے ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ ہوں گے پی جے میر صاحب, وہ بھی اتنے ہی سینئر ہیں ہمارے لیے جتنے کہ غوری صاحب اور پراچا صاحب. تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. سر اگر ابتدا لاہور سے کریں, چونکہ سینٹر آف گریویٹی اس وقت پالیٹکس کا لاہور ہے, پی جے صاحب کیا کروا رہے ہیں لاہور میں؟ ترین صاحب نے بھی ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں, آصف علی زرداری صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. پی جے میر کو کیا نظر آ رہا ہے, تخت لاہور کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں لاہور اس وقت تخت لاہور جو آپ نے استعمال کیا ہے یہ بیسکلی ایک دلدل ہے. اس دلدل میں انہوں نے چھلانگ تو لگا دی ہے, لیکن آپ جیسے بھی اس کو اینالائز کر دیں, ووٹ بینک پی ٹی آئی کا عمران خان ہے. عمران خان ہے, اور آپ وہ
बात चलती है ना कि खंबा खड़ा कर दो, तो वो खंबा भी खड़ा हो जाएगा, जाएगा उधर ही। अब बात आती है जो डिसिडेंट्स है, इनसे मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट है कि आपने पीटीआई को नुकसान नहीं पहुंचाया, आपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। क्योंकि कभी पीएमएलएन से नाराज होता है वो किसी पार्टी में, पीपीपी से नाराज होता है किसी पार्टी में, अब ये पीटीआई वाले ये किसी और पार्टी में। तो ये जो टोटल बन जाता है ना, ये बेसिकली इनको पैराशूटिस्ट, ये पैराशूटिस्ट आपकी जो पॉलिटिकल हेजेमनी है इसको खराब करते हैं। अब आप पूछेंगे क्यों खराब करते हैं? क्योंकि जब आएंगे अपने घोड़े लेके, फिर ये कोई पार्टी होगी कहेंगे अब आप बताएं सर आप हमें क्या देंगे। अब अंदर फिर आपकी क्वालिटी चली जाती है, क्वांटिटी आ जाती है, और हम मार खा जाते हैं गवर्नेंस में, मैनेजमेंट में और लोग डिलीवरेंस के अंदर। तो आई थिंक ये डेवलपिंग स्टोरी है, लेट्स सी आगे क्या होता है। पीएमएल क्यों तो नहीं है, पीएमएल भी बड़ी प्रोएक्टिव है यहाँ। सही। पीजे साहब, आपने कहा कि पैराशूटर्स आते हैं और पैराशूटर्स परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब करते हैं। प्रॉब्लम हमारी पॉलिटिकल एलीट का ये है कि जब ये पैराशूटर्स को ले रहे होते हैं उन्हें ये पता होता है, लेकिन नंबर गेम को पूरा करने के लिए पहले लेते हैं और फिर जब छोड़ के जाते हैं तो फिर उन पर बेवफाई और गद्दारी के फतवे भी हमारी पॉलिटिकल एलीट लगाती है। गौरी साहब, आप एग्री करेंगे पीजे साहब से कि तख्ते लाहौर इस वक्त एक दलदल बना हुआ है? चेयरमैन पीटीआई के हवाले से जो उनकी राय थी उसको आप एग्री करेंगे? देखें, जो मेजर क्रक्स है जो पीजे कह रहे हैं वो तो ठीक है। मैं नहीं समझता कि वो दलदल है, इसलिए अगर वो तख्त भी है तो फिर तो उस पर कोई बैठेगा। सही, ठीक है, और उसके लिए एस्पायरेंट है ये। हमें ये देखना कि पंजाब का जो स्ट्रक्चर है पॉलिटिकली, मैं उसको तीन तरह देखता हूँ कि एक तो जो सेंट्रल पंजाब है, सेंट्रल पंजाब जो है वो किसी और के पास है, जो सदर्न पंजाब है उसके लिए गेम और होगी, और उसी तरह जो नॉर्दर्न पंजाब है, जो आप समझ लें आप गुजरात ऑनवर्ड्स है, जिसके अंदर हमारा जिस एरिया में आप बैठे हुए सारा, इसके अंदर जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, वो बड़ी डिस्टिंक्ट हैं। सही। वो किस तरफ झुकती हैं किस तरफ नहीं झुकती, उनका बहरहाल किसी ज़माने में वो इलेक्टेबल थे, सिलेक्टेबल थे। अभी सवाल ये है कि अगर उनको सिर्फ निटी ग्रिटी कर लें, जिस तरह आपने कहा, देखें जहांगीर तरीन साहब खुद तो आ नहीं सकते पॉलिटिक्स में, तो उनके लिए उनका जो हॉर्स है वो कोई और है। मुमकिन तौर पे अलीम खान, मुमकिन है, चलें हम ये कह देते हैं मुमकिन तौर पे अलीम खान। तो अलीम खान जो हैं उन्होंने ये कहा था कि वो सियासत से अलहदा हो रहे हैं, लेकिन उनकी बड़ी पॉलिटिकल एम्बिशन है, अभी तक एक्टिविटी कर रहे हैं, ही इज लोडेड विद मनी, एंड देन वो हो सकता है प्रूव करना चाहते हों उस शख्स को जिसका आजकल लोग कहते हैं कि नाम नहीं लेना, उसको कि तुमने मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया था, आई हैव डन इट। वो किस तरह बनेंगे किस तरह नहीं बनेंगे, बन सकते हैं नहीं बन सकते, ये गेम बात की है। लेकिन सदर्न पंजाब जो है, जो रूरल पंजाब है, समझ लें, देखिए उसमें जितने ख़ानदान हैं, इनकी मुझे आज तक कोई आइडियोलॉजी नज़र नहीं आई, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ये पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा रहना चाहते हैं, और ये क्लियर है, मैं इस पे कोई अब शोभा नहीं होना चाहिए कि हम उनकी क्वेश्चन मार्क्स लगाएं उनकी वफादारियों जो सेंट्रल पंजाब है वो अर्बन है, वो मनीड क्लास है, वो लार्जली पीएमएलएन के साथ है, बिजनेस रिलेटेड लोग हैं वो हैं। और यहाँ जो लोग हैं इनकी जो टेम्परमेंट है वो चूंकि ये मार्शल रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जो मार्शल ऑर्डर आएगा ये सब झुकेंगे। लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि अगर फ़र्ज़ किया, हम ये समझते हैं जिस तरह पीजे ने बिल्कुल राइटली कहा कि अगर फ़र्ज़ किया पीटीआई की लीडरशिप जो है, यानी ये लीडर माइनस भी हो जाता है, तो उसके पास जो डेडिकेटेड इस वक्त वोट बैंक है ना, वो देखें वो किस तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, वो इलेक्शन में हिस्सा लेगा या नहीं लेगा, उनका लीडर जो है उसको पॉलिटिक्स में रहने दिया जाएगा कि नहीं। इस डिबेट को हम सेकंड सेगमेंट में ले जाते हैं कि -1 के बाद क्या होगा। मैं चाहूँगा पराचा साहब ऐड करें। तख्ते लाहौर अभी तक जो भी जितनी भी डिबेट हो रही है, बज़ाहिर पीजे साहब ने कहा कि दलदल है, गौरी साहब ने किसी हद तक कुछ पॉइंट से एग्री किया, कुछ से डिसएग्री किया। शौकत पराचा को इस वक्त तख्ते लाहौर की जो सूरत हाल है वो किसके हक में नज़र आती है अभी तक का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है? इस कॉन्टेक्स्ट में दोनों दोस्तों ने बात की, वो बड़ा क्लियर कॉन्टेक्स्ट है। सही कि साउथ पंजाब में अगर फैमिलीज हैं जो कि हैं और वो जिसके साथ भी जाएंगी, तो जितना भी किसी का वोट बैंक हो, जब फैसला करना इलेक्टेबल ने है उस स्ट्रेंथ पे, जिस स्ट्रेंथ की वजह से चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो फिर इनिशिएटिव इज नॉट विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, फिर तो उन इंडिविजुअल के हाथ में है जो साउथ पंजाब में या तो वो खुद जीतेंगे या किसी का पोटेंशियल जीतने का ज़ाय करेंगे। और इस तरह जिस तरह से पीटीआई टूटी है, तो जाहिर है पीटीआई के एक कैंडिडेट की जगह अगर 3 कैंडिडेट होंगे तो नुकसान किसको होगा, पीटीआई, और फिर फ़ायदा भी आप देख लें किसको होगा। बिल्कुल गौरी साहब ने सही फरमाया कि सेंट्रल पंजाब इंटैक्ट है। सही।
सेंट्रल पंजाब इंटैक्ट है, वो नून लीग के पास जाएगा। नॉर्थ पंजाब डिवाइडेड सा। गौरी साहब को ये नहीं लग रहा कि सेंट्रल पंजाब नून लीग के पास जा रहा है, वो दूसरी तरफ जाते हुए देख रहे हैं। जो बिजनेस आपने भी उन्होंने, अच्छा ठीक कह रहे हैं, ओके, मुझे लगा ऐसा, समझा इनकी बात ना, मैं तो उसी मैं दैट्स व्हाई करेक्शन चाह रहा था, मैं वही इन्फर कर रहा हूँ जो गौरी साहब फरमा रहे थे कि अगर एक पॉकेट नून वाली सेंट्रल पंजाब में आ गई, दूसरी पॉकेट बकौल आपके या थोड़ा बहुत मैं भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि जो एलीट है उसको आप फ्यूडल का नाम दे, साउथ पंजाब वाले पीपल्स पार्टी की तरफ जाते हैं, जिधर भी जाएं, तरीन साहब के पास जाएं, पीपल्स पार्टी के पास जाएं, लेकिन वही मैटर करते हैं, वो भी इंटैक्ट हैं एक तरह से। ये मैटर वही करते हैं जिनको हम इलेक्टेबल का नाम ले देते हैं, कभी वो साउथ पंजाब महाद बना के आ जाते हैं, और आज अगर वो अच्छे नहीं लग रहे तो 2018 में भी अच्छे नहीं लगने चाहिए थे। उस वक्त तो बड़ा शादियाने बजा के ढोल ढमक्के के साथ उनको हम हीरो बना के पेश कर रहे थे, लेकिन वही लोग काफ में, वही लोग पहले पैट्रियाट्स, वो वाला कल्चर जो है हमारा अपनी जगह बरकरार है। इसलिए जो आप तख्त की बात कर रहे हैं ना, एक और भी बात करूं, ये जो तख्त लाहौर है ये भी पैराडॉक्स है, तख्त पाकिस्तान सुने, पैराडॉक्स है हमारी पॉलिटिक्स का। हम तख्त लाहौर की बात करते हैं, दैट इज नॉट एन एंड, दैट इज अ मीन। एंड तो इस्लामाबाद है सर, लेकिन जो तख्त लाहौर के जीटी रोड पे ट्रैवल करता हुआ आएगा, जो इस एरिया को स्वीप करेगा, वो पोटोवार में हमें लीड करता हुआ नजर आएगा। एग्जैक्टली यही बात कर रहा हूँ कि हम उस तख्त पे कब्जा करके एक्चुअल जो रॉयल्डम है वो तो इस्लामाबाद की है, क्योंकि जो झगड़ा है ना सारा इस्लामाबाद, फॉरेन पॉलिसी का झगड़ा है, आपकी इंटीरियर की पॉलिसी का झगड़ा है, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी, रिलेशंस विद जुडिशरी एंड द अदर इंस्टीट्यूशंस, सारा इस्लामाबाद में। चले पीजे साहब, एक चीज आपके सामने रखना चाहूंगा, 2018 में जो इब्तदाई नताइज आए थे, गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां हुकूमत बनाई, लेकिन इब्तदाई नताइज में हमें यह नजर आ रहा था कि पंजाब में PMLN लीड कर रही थी, फिर बाद में इंडिपेंडेंट्स टूटे, तरीन साहब का जहाज उड़ा हमने देखा, और फिर PTI जो है गवर्नमेंट फॉर्म करने की पोजीशन में आई विद PMLQ। अगला जो भी इंतखाब होता है, PMLN की जो इस वक्त की स्ट्रेंथ है ये इंटैक्ट रहेगी, इससे ऊपर जाएगी, या पीजे साहब को इससे भी नीचे जाती हुई नजर आती है? एक बात को मद्देनजर रखते हुए जो टूट फूट PTI में अगर होती है तो इसका फायदा PMLN उठा सकेगी, या बजाय ये जो 13 महीने की हुकूमत है इसका नुकसान उठाएगी? लेकिन शायद ये सारे एक ही वर्कशॉप से आए हैं, और जो वर्कशॉप की इनर स्टोरी है वो अब आ गई है कि कौन PTI को लेके आया था, तो ये तो अब वो तो आपके सामने एक्सपोज हो गया। ठीक है, अब आगे क्या होगा? आगे वही होगा पहले हुआ है, तो दो राय नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो एस्टैब्लिशमेंट है उसने देखनी है कि हम कितने सॉलिड हैं, हम कितने आपको सॉलिडिफाई कर सकते हैं, और हमारा जो नेशनल स्ट्रक्चर है कहीं वीक तो नहीं हो। तो उनका इंटरेस्ट है, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर, वो कहते हैं ना, ये आमिर जानते हैं, बताएंगे आपको क्या कहते हैं, रेल्म, दे आर दी, आमिर क्या लफ्ज है उसका, रेल्म का वो यूज करते हैं, डिफेंडर्स ऑफ द फेथ। तो ये डिफेंडर्स ऑफ द फेथ है, जिस तरह हुकूमतें बात करती हैं। तो यहाँ आई थिंक ये जो डिसिडेंट्स थे इनको अपने संभालने पड़ेंगे, और इनको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ठीक है गलती हो गई है, लेट्स फ्रेश। इस एटीट्यूड से मैं समझता हूँ कि PTI का एक रोल बहुत अच्छा बन सकता है, और ये रोल है, ये बनेगा मैच तो पड़ना उसका PPP और PMLN का, जो कि ट्रेडिशनल राइवल्स है। ये तो न्यू किड्स आ गए 2016-17 से आ गए हैं, बट एट द एंड ऑफ द जो उनकी 3.5 साल की परफॉर्मेंस है वो अंडर सीवियर क्रिटिसिज्म। पीजे साहब, एक छोटा सा सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि PTI के फिलहाल हमें एक तरह से 3 धड़े नजर आते हैं। तरीन साहब तो चले नजर आ रहा है वो खान साहब से अलग भी हो चुके हैं, जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनसे वो अलग हो चुके हैं, तरीन साहब का ग्रुप क्लियरली अलग है। लेकिन दूसरी तरफ हमें शाह महमूद कुरैशी भी नजर आते हैं, असद उमर भी हैं, फवाद चौधरी भी कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं। तो PTI कौन सा ग्रुप होगा जो PTI होगा? देखें, ये कई लोग जो है इनको ये 9 मई के बाद एक बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि इन्होंने छोड़ दिए। ये तो पहले छोड़ने के तैयार में थे। रास मुराद, ये he was not happy with बुज़दार, एंड उसके अलावा और भी कई लोग थे, they were not happy, तो उन्होंने छोड़ दिया। तो उनके गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई। अब बात आती है
کہ بڑی ڈسیڈنسی تھی پارٹی کے اندر. بٹ the thing is دیکھو we have to be fair. اگر ہم ڈیموکریسی بات کرتے ہیں we have to be all around. ہم نے ایک پاس میں جانا ہے, کنفرنٹیشن میں نہیں جانا. کسی کو یا +1 کر کے آپ نہیں کچھ کر سکتے. ٹھیک ہے, we have got to go ahead and that's the way. اوکے غوری صاحب, آپ کے خیال میں جو بات پی جے صاحب کر رہے تھے, پی جے صاحب کو ایسے لگتا ہے کہ ابھی تک -1 نہیں ہوتا, آپ کو لگتا ہے کہ -1 کے کوئی چانسز ہیں؟ دیکھیں, اور -1 کی صورت میں پی ٹی آئی کیا ہو؟ جرنلزم میں ایک بات کر رہے تھے کہ ہم وی پلے ود ورڈز, تو کیرنگ آن جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا کہ جو آپ بات کرتے نا تخت کی بات, تو تخت تو اس کے پاس جائے گا جس کا بخت لکھا ہوا ہے, اور بخت لکھنے اس ملک میں وہ لوگ ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ سخت طاقت ہے. ٹھیک ہو گیا, بہت اچھی طرح آپ نے بخت, تخت اور سخت کو آپ نے اچھی طرح ایلیبریٹ کیا. دیکھیں اس وقت جو پی ٹی آئی کی ڈسکس کر رہے ہیں نا, آپ صرف پنجاب تک کر رہے ہیں. پی ٹی آئی مجھے سندھ میں کہیں نظر نہیں آتی, پی ٹی آئی مجھے بلوچستان میں کہیں نظر نہیں آتی. پی ٹی آئی جو ہے اگر پنجاب جو ہے وہ اکھاڑا بنے گا, ایون ساؤتھ پنجاب میں بھی اب ایگزسٹنس پہ کوسچن مارکس ہیں, بہت ارلی ہے. دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کتنے کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ جو ڈیڈیکیٹڈ ووٹ بینک ہے وہ ان لوگوں کا نہیں ہے. صحیح, یہ پاورفل فیملیز ضرور ہیں, لیکن جو یوتھ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور پچھلے 6 سال میں بہت ساری اور ملینز آف ینگ پاکستانیز ہیو ایڈڈ ٹو دیٹ گروپ. لیکن ابھی ہمیں ایک چیز جو دیکھنی ہے, جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, وی آر ناٹ 100% شیور کہ کے پی جو ہے اس کے اندر اس پارٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ہمیں وہاں پہ بھی دراڑیں نظر آ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ وہاں کی دراڑوں کی کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں مطلب سنا یہی ہے کہ جو گروپس ہیں, یعنی فرض کیا پرویز خٹک کا گروپ اور شاہ فرمان کا گروپ, ان دونوں کے علاوہ جو پرانے والے چیف منسٹر تھے اور پھر مراد سعید. لیکن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جن سے میری بات ہوئی ابھی ریسنٹلی, آئی واز ٹریولنگ ان کے پی, تو انہوں نے کہا کہ ڈونٹ مائنس انڈر اسٹیمیٹ عاطف اور شاہ رام والا جو گروپ ہے, اس وجہ سے کہ عمران جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ چانس لے رہے تھے کہ اس کو ٹائم دیا جائے. ٹھیک ہے نا, وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. اب بھی اس میں بیپ لگا دیجیے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں پاکستان جو ہے نا, مجھے اس طرح پھر لگتا ہے کہ دوبارہ کمزور ہونے کی طرف جا رہا ہے. پاکستان یا پالیٹکس یا ڈیموکریٹک پاکستان, دیکھیں اگر فرض کیا پاکستان کے اندر اس طرح کے تجربات ہوتے ہوئے پاکستان بہتری کی طرف جاتا, تو پھر تو اس طرح کے جو ہم نے تجربات ہیں وہ 1960s سے دیکھے تھے کہ جہاں پر آپ جو ہے وہ آپ نے بیسک ڈیموکریٹس بنائے تھے, اب انہی کی اولادیں ہیں جو آگے چل رہی ہیں. تو اگر پاکستان جس حالت میں ہے اکنامکلی, سوسائٹلی, سوشلی, اکنامکلی, پولیٹیکلی, تو اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان 70s سے 60s سے بہتر ہے تو ٹھیک ہے بھائی چلائیں اس طرح. اگر نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ تمام لوگ جو یہ فیصلے کرنے والے ہیں یا ہونے بن جاتے ہیں, انہیں بھی سوچنا پڑے گا کہ اپنے جو غم و غصہ ہے ان کا, اس کو اتنا ہی رکھیں جتنا لاجک کہتی ہے. چلیں ٹھیک ہے, اس پر بریک کے بعد آئیں گے ناظرین, اور دوبارہ پراچا صاحب سے اس پر آرگیومنٹ لیں گے کہ -1 کی سچویشن میں وہ کیا دیکھتے ہیں. فی الحال بظاہر پی جے میر صاحب اور غوری صاحب کو -1 سے بھی کوئی امپیکٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم عامر غوری صاحب اور پی جے میر صاحب سے گفتگو کر رہے تھے. پراچا صاحب کا کامنٹ -1 اور -1 کے امکانات کے صورت میں پی ٹی آئی کے کتنے دھڑے بنتے ہیں یا نہیں بنتے, اس پر بات کر رہے تھے. پراچا صاحب آپ ایگری کرتے ہیں کوئی -1 ہو سکتا ہے یا -1 نہیں ہوگا, یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ایم کیو ایم میں بھی ایک -1 ہم نے دیکھا, اس سے پہلے بھی -1 کی کچھ پولیٹیکل کوششیں ہوئیں جو کامیاب نہیں ہوئیں. پتہ نہیں کوششیں کامیاب کیسے ہوتی ہیں کہ جو ایم کے ایم والا -1 ہے وہ تو 16 سے نہیں ہے, اس کے بعد الیکشن بھی ہوا 2018 کا, وہ جو 26-25 سیٹیں ہوتی تھیں وہ 6 پہ آئیں, 14 کوئی اور لے گیا, پھر اب میئر بھی کوئی اور بن رہا ہے, ان کے بغیر بن رہا ہے, تو -1 ہوا تو امپیکٹ آیا. تو پریکٹیکلی اور کیا -1 ہوتا ہے؟ میں اس کوسچن پہ بات کر رہا ہوں کہ اور پریکٹیکلی کیا ڈسپیوٹ ہوتا ہے, یا پریکٹیکلی -1 کیا ہوتا ہے, -2 کیا. دوسری بات یہ ہے ہم اس کا پولیٹیکل امپیکٹ ڈسکس کریں. پولیٹیکل امپیکٹ یہی ہے نا, میری بات سنیں نا, کہ اس ملک میں نا ایک ہوا چلتی ہے. مثلا 2008 میں ہوا چلی تھی کہ جی پیپلز پارٹی پاکستان کھپے, کسی بھی وجہ سے پیپلز پارٹی آ رہی ہے. بی بی شہید کی واقعے کے بعد 2013 میں ہوا چلی تھی کہ میاں نواز شریف کی حکومت بالکل ایسے ہے. 2018 میں ہوا چلائی گئی تھی کہ جی
पीटीआई के चेयरमैन आ रहे हैं, पीटीआई आ रही है, चलें आप ऐसे कर लें, सादा कर लें इसको। अभी हवा चल गई है कि इनको नहीं आने देना। तो जो अब मैं जो सुने जो अब मेरा आर्गुमेंट ये है, पंजाब में ना स्पेशली, और वो भी साउथ पंजाब में, पॉलिटिक्स इसलिए नहीं की जाती कि आपने जाकर मिनिस्टर बनना है, बल्कि अपने एरिया में आपकी ऑनर, आपकी पावर, आपका इन्फ्लुएंस, यानी आपके बाद दादा, आम सुना जाता है ना, मेरे दादा ये थे, मेरे नाम के साथ साबिक लिखा होना जरूरी है। ऐसे ही तो इसलिए वो जो पॉलिटिक्स है वो है ज़ात की पॉलिटिक्स। सही, उसमें नहीं है कि पीटीआई है या उसमें पीपल्स पार्टी है, जो नजरियाती जिसको कहते लेकिन -1 जो मेरा सवाल है कि -1 की सूरत में क्या इम्पैक्ट होगा? इम्पैक्ट यही होगा कि उन इलाकों में आप जो मर्जी कहें कि यूथ आ गई, वोट आ गया, लेकिन इन्फ्लुएंस उन्हीं लोगों का है। जो हवा चली के पीटीआई नहीं आएगी, वो उसके दूसरी तरफ जाएंगे ना। सही, जिसकी तरफ जाएंगे। और वो अगर मैंने पहले आपको एग्जांपल दी, एक बंदा लड़ता पीटीआई से, कंसोलिडेटेड वोट मिलता। अब 3 लड़ेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। जो 30,000 लेगा वो जीत जाएगा, 25-25 वाले तीनों हार जाएंगे। ठीक हो गया। गौरी साहब, जो बात पराचा साहब ने की, इससे पहले कि मैं आपसे ये सवाल उसमें एक ऐड करना चाहूँगा कि ओवरऑल जो भी सिचुएशन हम देखते हैं, इस जो पराचा साहब की बात थी कि 2022 में ये हवा चली कि वो नहीं आएंगे, तो कौन आएगा? और मतलब इस वक्त हवा में ये क्लैरिटी तो नहीं है हु विल कम, जैसे उन्होंने एलिब्रेट किया 2008, 13 और 18 को, तो 22 में हमें क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही कि कौन आएगा। मेरा ख्याल है कि इसमें शायद देखें, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है उसको देखते हुए, जिस शख्स ने भी पाकिस्तान के अंदर जिसका चुनाव किसी ने भी किया हो, और अगर हम ये कह सकते हैं कि जिसका जो वर्ड है, आप उसको एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, मैं उसको मिल्टैब्लिशमेंट कहता हूँ, ठीक है, उन्होंने उठाया, बनाया, गिराया, ठीक है। अच्छा, वो गिराया इस वजह से कि आपने सींग फंसा लिया, आपने जो अपने आप को समझने लगे कि शायद आपके पास जो आईनी कानूनी ताकत है वो असली है। तो उसमें हुआ ये है कि अगर मुझे इस तरह लगता है कि जिसने पंगा लिया है ना, पंजाबी में कहते हैं, उसको तो उन्होंने कर दिया माइनस। तो मुझे मियां नवाज शरीफ खुद एज पर्सन नजर नहीं आते, उसी तरह मुझे इमरान खान एज पर्सन नजर नहीं आते, पीटीआई के चेयरमैन, ठीक है, वो नजर नहीं आते। उस सूरत में ये पार्टी अभी उस पूरे ऑर्गेनिक प्रोसेस से नहीं गुजरी थी कि इसका एक कोर ग्रुप क्रिएट हो जाता। और जो बने हैं, मुझे इस तरह लगता है कि जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब को काफ़ी दिन तक मेहमान रखा गया, बहुत सारी बातें हुई होंगी उनसे कि आपका नाम भी लिया गया था कि आप जो है वो वारिस होंगे, तो अब आप तैयार हैं या नहीं हैं। उस सूरत में अब जो डिलीवरेंस है कि उनको नंबर 1 क्यों रिटेन किया जाएगा और उनको क्या डिलीवर किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए कि जो बाकी लोग भी है ना, अगर कल को पाकिस्तान की हुकूमत इतनी ही टूटी हुई बनानी है ताकि सियासत जो है वो टूटी हुई नजर आए, ताकि जो मुखालफीन नहीं है लेकिन जो सारे के सारे मुवाफिकीन हैं वो लगें कि देखें हम चला रहे हैं, ठीक है ना, वी आर द डिफेंडर्स ऑफ द फेथ एंड डिफेंडर्स ऑफ द रेल्म। तो इस वजह से मुझे इस तरह लगता है कि इस दफ़ा हिस्से बखरे जो है ना पॉलिटिकल वोट के, वो मजीद होंगे और हुकूमत जो है पाकिस्तान की वो ज़्यादा कमज़ोर हुकूमत होगी। ठीक है पीजे साहब, जो बात गौरी साहब ने की और ख़ासकर उन्होंने हवाला दिया अडियाला में मौजूदगी का शाह महमूद कुरैशी साहब का, और जो सवाल उन्होंने कहा कि मुझसे लेंगे क्या और मुझे देंगे क्या, जिनकी आज रिहाई का ऑर्डर हो गया, जिनकी आज पिंडी से जो कोर्ट है उसके ऑर्डर्स हैं, अब अडियाला जेल से जिस वक्त भी उनकी रिहाई होती है और उसके बाद की सूरत हाल क्या होती है, जब वो बाहर आएंगे हमें अंदाज़ा होगा। लेकिन वो जो लेंगे और देंगे वाला मामला है, उसे आप कैसे एलिब्रेट करेंगे? शायद जो भी पावर में आएगा वो डिलीवर नहीं कर सकता और नहीं कर, क्योंकि आप की इकोनॉमी और आपके जो फाइनेंशियल्स हैं इतने खराब हो गए कि इसकी में एटलीस्ट जो आपके इकोनॉमिस्ट कहते हैं लगे। अब बात आती है कि एक पार्टी जिसमें हाइपोथेटिकली एक पार्टी आ जाती है, ये बैठे हैं ये सबके खिलाफ होंगे क्योंकि ये जब कहाँ है अपनी पेट के आगे। तो आप है ना, तो एक ही तरीका है कि आप एक नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म करें जिसमें कम से कम और कोशिश तो तनकीद बंद हो जाएगी, एक दूसरे ये बेदर्दी से तनकीद होती है और जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं टेलीविजन पे टॉक शोज के अंदर, कम से कम वो डाउन हो जाएंगे और कम से कम ये भी करे एक सेंसिबल कॉन्वर्सेशन आएगी, कोई क्रिएटिव आएगी। क्योंकि आज हम सारा यही कह रहे हैं कौन पार में आएगा,
कौन नहीं आएगा, वो जो गरीब आदमी है वो तो मारा जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, आम आदमी की बात कोई नहीं कर रहा। आपके वर्ल्ड रिसेशन है हर जगह। बिल्कुल अभी है यार 50 सेंट, वो 50 पेंस का दूध होता था, 1.5 पाउंड का दूध हो गया वहाँ। मुझे बताओ, तो अगर ये हालत है बाहर, तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है? बिल्कुल ठीक है। वो तो फिर भी वेलफेयर स्टेट है, हमारा तो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं। पीजे साहब ने एक जो इम्पोर्टेंट बात की, वो जैसे कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन लगती है मुझे कानों को सुनने को। आप दोनों ज़्यादा बेहतर इस पर राय दे सकते हैं। क्या इस सारे पॉलिटिकल मैस का एक सॉल्यूशन कोई नेशनल गवर्नमेंट हो सकती है फॉर सम लॉन्गर पीरियड या नहीं, आपके ख्याल में गौरी साहब? मेरा ख्याल मुश्किल है। पीजे ठीक कह रहे थे, पीजे जो बात कर रहे हैं ना, पीजे साहब कुछ ऐड कर रहे हैं, फिर मैं आपसे सवाल। पीजे साहब आप कुछ ऐड कर रहे थे, जल्दी से ऐड कीजिएगा। आमिर को ओके जी गौरी साहब। मैं मतलब आई विल कैरी फॉरवर्ड जो पीजे कह रहे थे इस वजह से कि देखें इस सारी डिबेट के अंदर हम सिर्फ चंद लोगों को और बाज कल्ट्स को, दे आर नॉट पॉलिटिकल पार्टीज, वो कल्ट्स हैं सारे के सारे। आप उसमें से मेन कैरेक्टर को निकाल दें, आपके प्रोग्राम से बहुत दफा डिस्कस हुआ होगा। इसमें पाकिस्तान के जो अभी तक तो हमारे पास पूरे नंबर नहीं आए कि ये 22 करोड़ हैं, 23 करोड़ हैं, 24 करोड़ हैं, या 27 को पहुंच गए या 25, ठीक है ना। तो उसमें तो मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो उसके अंदर अगर फर्ज किया पाकिस्तान की अब जेब में इतने पैसे नहीं हैं कि जो कर्जा लिया हुआ है उसका सिर्फ इंटरेस्ट वापस कर सके, तो जो अवाम है वो तो उनकी तो जो एक्सपेक्टेशंस है वो बढ़ती जाएंगी। और ये सारे लोग जो हैं वो देखेंगे दोस्त मुल्कों की तरफ, दोस्त मुल्क कहेंगे भाईजान कितनी दफ़ा आपको पैसे देना है। अच्छा, जो पैसे देंगे उससे आप हो सकता है 2 महीने चल जाए। लेकिन गौरी साहब जो बात पीजे साहब कर रहे थे, आपने कहा कि कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेशनल गवर्नमेंट की। अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल गवर्नमेंट किस तरह बनेगी? नेशनल वही बात है ना, नेशनल गवर्नमेंट उस वक्त तक नहीं बन सकती जब तक ये 2 शख्स जिनका हमने नाम लिया है पहले, ये अगर उसके अंदर नहीं होंगे तो फिर फॉर्मेशन क्या बनेगी नेशनल गवर्नमेंट की। और अगर ये होंगे किसी तरह भी तो और क्या अदालतें एक्सेप्ट करेंगी? अदालतें जो है मुझे लगता है कि पीछे रह गई इस सारे गेम में। इस वजह से हो सकता है कि कल को जिस फायज ईसा जज बने तो चूंकि उनके बारे में सोचा जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल जज हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन बन जाएं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी कि उनके साथ जो कहा जाता है कि जजेस हैं वो सारे के सारे नॉन पंजाबी जजेस हैं। अच्छा, उन्होंने खुद इसका प्रेस रिलीज में डिनायल दिया कुछ दिन पहले। उनका जो एक प्रेस रिलीज आया था, उन्होंने कहा मेरा कोई ग्रुप नहीं है अदालत में। उनका कॉन्डक्ट और है ना, उनका कॉन्डक्ट है और उनके साथ जो जजेस हैं, जैसे मैं कहा था वो पंजाबी जजेस नहीं है, ठीक है ना। और वो सारे के सारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हुए हैं। मेरा ख्याल है कि आने वाली हुकूमत जो है इट हैज टू बी वेरी केयरफुल एंड ऑल्सो जो अदारा है रावलपिंडी, उसको ये देखना पड़ेगा कि उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या रिलेशन, कैसे रिलेशन। पर सब आपके ख्याल में, जैसे मैं सवाल वही फ्लोट करूंगा जो पीजे साहब ने दिया, मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है, इससे निकलने का कोई रास्ता, चूंकि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स अगर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की बात करें, वो कहेंगे क्यों वो रिलीफ दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, जितना रगड़ा उन्होंने खाया ये भी खाएं। तो सोल्यूशन तो नहीं है इस सारे क्राइसिस से निकलने। सोल्यूशन है। आप पीजे साहब वाले सोल्यूशन देते हैं या यू हैव एनी अदर ऑप्शन? नहीं, सोल्यूशन यही है, इलेक्शन होंगे, क्योंकि अदालत अपनी जगह पे, और दुरुस्त बात है कि अदालत बहुत पीछे रह गई है। कैसे पीछे रह गई है? मैं गौरी साहब से नहीं पूछ सका, आपसे पूछता हूँ, एलिब्रेट करेंगे। 14 मई वाला ऑर्डर किधर गया बताएं ना। हाँ, वैसे हम इम्प्लीमेंट 14 मई वाला किधर है ऑर्डर? वो गैर मुइना मुद्दत तक आपने सवात मुलतवी कर दी। बिल्कुल ठीक, आपने रख दिया उसको कहीं नजरसानी की दरखास्त भी गई। अब जो भी है वो छोड़ दें उस बात को। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, इलेक्शन हम करवाएंगे, इलेक्शन हमें करवाने पड़ेंगे। जो पैसे दे रहे हैं या देने वाले हैं, सारी दुनिया में कह रही है कि इलेक्शन करवाएं। सुने सोल्यूशन यही सादा सोल्यूशन है कि जो आपका बहुत स्टांच अपोनेंट है, आपने उसको 3-4 टुकड़ों में बांट दिया, वो आपस में लड़ेंगे, वो अपने आप को हरवाएंगे। जैसे जरदारी साहब ने कहा था ना कि अपने बोझ से आप गिरेंगे। अब वो अपने आप को हरवाएंगे। वो 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 इस लाइन में लेके अपोनेंट को फ़ायदा होगा। तो मेरा ख्याल है अगर अक्टूबर में इलेक्शन नहीं हुए, नवंबर 10-15 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, इलेक्शन होंगे। मुझे वो जो एक है ना नेशनल गवर्नमेंट, जो अगर टेक्निकली उनका, मुझे नहीं आवाज़ आ रही थी, मैं इशारे भी कर रहा था बीच में आवाज़ कि अगर वो टेक्नोक्रेट वाली गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, मुझे वो नहीं नज़र आ रहा। इलेक्शन नज़र आ रहा है। हाँ, इलेक्शन कैसे होंगे, कोई एक्सेप्ट करेगा, अच्छा, कोई नहीं बातें हो रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी को तैनात किया जाएगा। ब्यूरोक्रेसी की तैनाती पे सवालात नहीं किस चीज़ में तैनात किया जाएगा? आरओस के तौर पे। कल मैं इलेक्शन कमीशन की कुछ खबरें देख रहा था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है?
सही, सेक्रेटरी जो इलेक्शन कमीशन है वो कौन है। तो अगर वो जो ऊपर ऑन द टॉप ऑफ इट जो पिरामिड पे बैठे हुए हैं, तो नीचे अगर वो, क्योंकि अदलिया ने तो कहा था हमारे पास जज नहीं है, सही, अदलिया ने, लाहौर हाई कोर्ट ने खुद कहा था मेरे पास जज नहीं है, तो कौन आएगा फिर? और देखें जो जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी चल रही है वहाँ जब भी गवर्नमेंट जो है वो चेंज होनी होती है तो वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट्स नहीं बनती, वहां इट बेसिकली द गवर्नमेंट गोज टू द ब्यूरोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी जो है वो अगला इलेक्शन जो है वो डिलीवर करती है। पीजे साहब 30 सेकंड्स में अगर मुझे बता सके, नेशनल गवर्नमेंट को पराचा साहब एग्री नहीं कर रहे, 30 सेकंड में बता सके अक्टूबर या नवंबर में जब भी इंतखाबात होते हैं कितने इंतखाबात मुतनाज़ा हो सकते हैं आपकी नजर में? 30 सेकंड्स में अगर प्रिसाइज कर सकें। देखें, जब गाड़ी की स्पीड लिमिट होती है 70 माइल्स, आप 80 पे चले जाएं तो आपको छोड़ देती है पुलिस, 85 पे जाएंगे पकड़ लेगी आपको। क्वेश्चन इज कि आपने एक आदमी को सारी उम्र करप्ट कह के उसको अकामा पे निकाला है। मैं समझता हूं कि ब्रिंग बैक नवाज शरीफ, रिहैबिलिटेट इमरान खान और फिर एक ओपन प्लेइंग फील्ड करो एंड लेट्स सी दूध का दूध पानी का पानी, दैट्स द वे फॉरवर्ड। नाज़रीन, पीजे मीर साहब का, शौकत पराचा साहब का और आमिर गौरी साहब का, तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। तीनों ने अपनी ओपिनियंस हमें दी, खासकर -1 की सूरत हाल पर पंजाब का तख्त किसके पास होगा। लेकिन एक अहम खबर 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो भी अफराद मुलविस थे उनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, लेकिन इसके प्लानर और इसको एग्जीक्यूट करवाने की जो निगरानी लोग कर रहे थे उनके साथ आने वाले दिनों में उसी तरीके से निपटा जाएगा जैसे इन सारे मामलात को पर अमल दरामद करने वाले पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ अभी तक लॉ ऑफ लैंड के तहत निपटा जा रहा है, उनके साथ भी उसी अंदाज में निपटा जाएगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।